तो महिला के सिर्फ बोल देने भर से आप एफआईआर लिख लेते हो। एफआईआर उसके पूरे फैमिली के लिए लिख लेते हो, पूरी फैमिली को उसके बाद पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, पुलिस स्टेशन में जाके उनको प्रताड़ित किया जाता है, उससे करप्शन मांगे जाते हैं। जो भी कानून बन रहे हैं उनका पालन नहीं हो रहा है और पुरुष लोग भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं और महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाएं गलत भी कर रही है लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट किया जाता है। हमने ये सोचा है कि कहीं ये पुरुष आयोग एक और बड़ा थाना ना बन जाए और उसके बाद में वो स्टैंप लग जाए कि पुरुष आयोग ने ये कह दिया और यू आर नाउ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम इस वक्त ऐतिहासिक जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज पुरुष आयोग को लेकर के धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। ऐसे में हमारे साथ अतुल सुभाष के भाई, फिर उसके बाद और भी तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करेंगे कि इस समय पुरुष आयोग इतना जरूरी क्यों हो गया है, इसी के साथ ये अब तक बन क्यों नहीं पाया, कहाँ कमियां रही, कहाँ लोग एकजुट नहीं हो पाए। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए एक बार जुड़ते हैं सबसे। सर, सबसे पहले तो क्या नाम है आप? एग्नोस्टस थियोस जी, सरदार एग्नोस्टस थियोस। तो सरदार जी, कहाँ कमी रह गई और कितना जरूरी हो गया है इस समय पुरुष आयोग? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमें ना महिला आयोग की जरूरत थी और वैसे पुरुष आयोग की जरूरत नहीं पड़नी अगर हम सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर हर इंस्टीट्यूशन उसके आधार पर चले तो आपको कोई सेपरेट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत ही नहीं है। मेरा कंसर्न बल्कि आज ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी ठीक से काम नहीं कर रहे। हमारे देश में ये नहीं है कि लॉज की कमी है, जो पहले लॉज थे उनमें लॉज में कमी नहीं है लेकिन लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। अब हम एक और इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाएं जिसमें वही सेम लोग काम कर रहे हैं तो वो उसमें देखेंगे कि हाँ जी, इसमें 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन कर दो जिसमें से कि 100 करोड़ का काम होगा, बाकी 9,900 करोड़ हम आपस में बांटेंगे। तो आपने अपने लिए एक दिक्कत और खड़ी कर ली और अब हम वहां से कहां जाएं। तो हमें आई थिंक कलेक्टिवली एज अ नेशन सबसे पहली आवाज जो उठानी है वो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि डिस्क्रिमिनेशन आप कर ही नहीं सकते। इट वेरी क्लियरली स्टेट्स कि नो पर्सन will be discriminated on the basis of sex, religion, gender, color, caste, whatever. We are all equal in the eyes of law. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर पुरुष आयोग भी बन जाए तो उसमें भी फिर ऐसा ही होगा, एक बजट एलोकेट हो जाएगी, फिर उसके बाद कुछ पैसे काम में आएंगे, बाकी सब बांट दिए जाएंगे? Exactly, यही कहा ना मैंने अभी कि 10,000 करोड़ का मान लीजिए बजट बन गया उसका नेशनल का, उसमें से 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ एक्चुअल काम होगा, 500, 1000, 2000, 3000 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होगा, बाकी अनयूज्ड वापस चला जाएगा। तो फिर पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए ऐसे? मेरा मानना यह है कि हमें एज ए नेशन सबसे पहले 10 आइडियाज एक्सप्लोर करने चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस होनी चाहिए। सबसे पहला हमको सबको जो एक कलेक्टिव आवाज उठानी है और सबको, पुरुष महिलाएं सबको मिलकर इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब इक्वालिटी बिफोर लॉ आएगा तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं। दूसरा, जो आज प्रॉब्लम चल रही है उसको एड्रेस करने के लिए हमें सोच लगानी होगी कि क्या 10 ऑप्शंस हैं, कि ये 10 ऑप्शंस हैं जो कि अगले 25 साल की प्रॉब्लम्स को, 50 साल, 100 साल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। आप अगर अमेरिका जाएं या बाहर यूरोपियन देशों में जाएं तो उनकी जो सड़कें हैं वो 100 साल पहले बनी थी और वो आज भी उस ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं जो आज है, डिस्पाइट एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारी सोच जब 100 साल आगे की नहीं होगी तब तक हम पुरुष आयोग बनाएं, कोई भी आयोग बनाएं, महिला आयोग है फॉर एग्जांपल, क्या महिला आयोग अपना काम ठीक से कर रहा है? अगर महिला आयोग अपना काम ठीक से करना शुरू कर दे, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूशन बनाना वाज द सॉल्यूशन तो इतने हमारे पार्लियामेंट में बिल्स पड़े हैं। नेशनल फार्मर्स पॉलिसी 2007 में बनी थी, आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट गया, उनको बोला आप इसको इंप्लीमेंट करा दीजिए, सरकार वहां पे जवाब ही नहीं दे रही कोर्ट में। तो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अपना काम कर रहे हैं?
नहीं कर रहे। वो तो प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं ऑफ मैनिपुलेशन, ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री फ्रॉम इनसाइड आउट। पर ये भी तो बात है ना कि अगर जब तक बनेंगे नहीं, कुछ काम धरा पर दिखेगा नहीं, तो उसमें सुधार होगा कैसे? बने ही नहीं फिर तो वो सब छितर बितर सा रहेगा। मैं आपको फिर यही कह रहा हूं कि बनाना इज नॉट द डिफिकल्ट थिंग, लेकिन बनाने से कहीं ये ना हो आज कि हम विदाउट थिंकिंग लॉन्ग टर्म हम आज वो बनवा तो ले, उसके बाद 2 साल बाद हमें रियलाइज हो कि ये तो हमने अपने लिए और मुसीबत पाल ली। यहाँ पे हम जाते हैं तो ये एक दूसरे तरीके का पुलिस थाना है। क्या पुलिस थाने में जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी? अगर पुलिस वाला अपना काम ठीक से करे, अगर जज अपना काम ठीक से करे, तो क्या पुरुष आयोग की जरूरत है? नहीं है। तो क्या हमने ये सोचा है कि कहीं ये पुरुष आयोग एक और बड़ा थाना ना बन जाए और उसके बाद में वो स्टैंप लग जाए कि पुरुष आयोग ने ये कह दिया और यू आर नाउ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल? आज जो पुलिस वाले करते हैं, जुडिशरी करती है, और लोग जो प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं हम अपने लिए और मुसीबत ना पार लें। मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं बनना चाहिए, मैं कह रहा हूं पहले सोच लीजिए, पहले लोगों की अकाउंटेबिलिटी आप कैसे असर्टन करेंगे, फिक्स करेंगे, उस पे काम कीजिए। एक देश में जो कैंसर है, वो कैंसर लोगों का एक पर्टिकुलर मेथडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन, वो कैंसर है। आप पहले उसको एड्रेस कीजिए, उसके बाद में आपको, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, आपको ना महिला आयोग की जरूरत है, ना पुरुष आयोग की जरूरत है, ना किसी भी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। सिर्फ लॉ, रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन पे ये देश जिस दिन चलना शुरू हो गया, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। चलिए, तो इसमें एक और चीज है, एक और एंगल है कि राजनीतिक जो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर पुरुष आयोग का बनना लगभग असंभव है, इस चीज को सब जानते हैं। तो कैसे लगता है राजनेता इसका सपोर्ट करेंगे, वो आगे आएंगे? क्योंकि महिला एक वोट बैंक के तौर पर अब देखी जा रही है। केवल महिला नहीं, हर कोई सिर्फ वोट बैंक है, हर कोई एक कमोडिटी है। यू आर अ बिग नंबर इन दिस एंटायर तंत्र, और आपको आज ये दाना दे दिया, कल आपकी कुछ दूसरी दुर्द है तो उसका ये दाना डाल दिया, और कैसे आपकी वोटें लेनी है, मैनिफेस्टो में डालना है, इंप्लीमेंट करना नहीं है। राजनेता अगर चाहते तो क्या उनको ये चीजें पता नहीं है? हाँ, सत्याग्रह फॉर मेन जो अमित लखानी और सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और बाकी 40 संस्थाओं ने मिलकर किया, क्या ये प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस को नहीं पता? ना केवल उनको पता है, ये उनका क्रिएशन है। जो नए क्रिमिनल लॉज आए वो प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्रिएशन है, और वो ऐसे लाए गए कि आपने लॉ कमीशन को भी नहीं कंसल्ट किया। लॉ कमीशन बना किसके लिए है? सुझाव देने के लिए ना, कि कोई आप नया लॉ ला रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। ना केवल लॉ कमीशन पर और कई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आपने कंसल्ट ही नहीं किया, आपने उसकी ढंग से चर्चा ही नहीं होने दी, और आप ले आए, और अब आप उसको शो करते हैं कि ये तो हिस्टोरिक हो गया। तो फिर बात तो वही आ जाती है ना कि ये भी तो कमीशन ही हैं, कुछ भी हो रहा होगा उसमें, जिस तरह ये कमीशन बनेगी। एग्जैक्टली तो आज अगर हमने सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन जो ये मेरे भाई चले हैं पॉलिटिक्स की तरफ, सोल्यूशन वहां से आएगा जब पढ़े लिखे लोग, एक्सपीरियंस लोग, एक्सपर्ट्स लोग, ऑनेस्ट लोग, वो पॉलिटिक्स में आएंगे। 140 करोड़ की जनता में से 550 सिर्फ हमें पढ़े लिखे लोग आइडेंटिफाई करने हैं। वो देश को बदलेंगे, वो राजनीति को बदलेंगे। जब अनपढ़ गवार, जिसको हिंदी भी नहीं समझ आती, हिंदी नहीं बोलना जानता, और 10वीं क्लास के बच्चों के साथ वो बात नहीं कर सकता, वो शिक्षा मंत्री होगा, तो शिक्षा का तो बेड़ा गर्क होना ही है। ऐसे ही कोई ऐसा इंसान जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो लॉ मिनिस्टर बनेगा, तो लॉज और लॉ एंड ऑर्डर का तो बेड़ा गर्क होना ही है। आज मणिपुर में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सरकार ने खुद आर्म्स जो है लोगों में बांट दिए, 7,000 बंदूकें, 7 लाख गोलियां, 14,500 बम लोगों में बांट दिए, और आज वो वहां के आतंकवादी देश भर में ब्रांचेस खोल रहे हैं, लेकिन देश की सरकारें, महकमे, NIA, CBI, पुलिस, दिल्ली पुलिस कुछ काम नहीं कर रहे। तो सिस्टम ये इतना करप्ट हो चुका है और ये इतना अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल है, तो जब तक हम पॉलिटिक्स नहीं बदलेंगे,
जब तक पढ़े लिखे लोग अंदर नहीं आएंगे विद दिस डिटर्मिनेशन कि हमने इस देश के अगले 100 साल बेहतर करने हैं, तब तक ये सारी चीजें विल बी इवेंचुअल वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट। क्या नाम है सर आपका और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपने स्टार्ट की? मेरा नाम अमरजीत सिंह है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। हम लोगों ने देखा है कि जो भी कानून बन रहे हैं उनका पालन नहीं हो रहा है और पुरुष लोग भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए जाते हैं और महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाएं गलत भी कर रही है लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट किया जाता है। और फिर जब हम लोगों ने इस चीज को देखा तो ये पाया कि हम लोगों जब तक भी पॉलिटिकल में नहीं उतरेंगे तब तक जो पुरुषों के पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पे बहुत ही मुश्किल है लगाम लगा पाना। तो इसलिए एक पार्टी बनाई गई है जिसका नाम है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, जो जिसका शॉर्ट फॉर्म आता है MARD, मर्द। और हमारी पार्टी लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है। हम लोग भी आज यहाँ सत्याग्रह पे आए थे और हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो 50% जब पॉपुलेशन है, जिसमें कि 50% पॉपुलेशन में आदमी भी है और 50% महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए सारे कानून बन रहे हैं और पुरुषों के खिलाफ बनते चले जा रहे हैं। पुरुषों को कोई सपोर्ट नहीं है, पुरुष लोग आत्महत्या कर रहे हैं और अभी आप खुद देख लीजिए ड्रम में बंद करके काट के रख दिया गया है। अगर यही काम एक पुरुष ने अपनी पत्नी के लिए किया होता तो पूरे खानदान को उठा के अंदर कर दिया गया होता। यहाँ पे कितने लोगों को किया गया, कितना क्या क्या किया गया। तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी यहाँ पर इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा कानून है लेकिन उस कानून का पालन नहीं होता है। अगर उस कानून का पालन ठीक से होने लग जाए तो पूरा देश अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को मौका मिलेगा अगर कभी तो क्या कुछ करेंगे पुरुषों के लिए, क्योंकि मर्द फाउंडेशन चला रहे हैं और फिर उसके बाद राजनीति में भी हैं, किस तरीके के कड़े बदलाव लाएंगे? हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि पढ़े लिखे लोग जो आज के टाइम पर झूठे केसों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं वो आत्महत्या न करें और इस पॉलिटिकल पार्टी में आए, ज्वाइन करें और देश के लिए लड़े और संसद में जाके कुछ अच्छे कानून बनाए। हमारे साथ अतुल सुभाष के भाई हैं विकास। कितने होपफुल हैं विकास जी कि अब पुरुष आयोग बन जाएगा और अब तक क्या कमी रही जिस वजह से ये हो नहीं पाया? सबसे पहले मैं कमी पे आऊंगा। सबसे पहली जो कमी है मुझे लगता है कि जुडिशरी जो है वो हमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आज के समय में है वो जुडिशरी है हमारी। अगर जुडिशरी ठीक हो तो शायद जैसे सर बता रहे थे कि किसी भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू से हो, जो कि स्टार्ट होता है पुलिस के पार्ट पे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है जहां पे हम एविडेंस भी दिखाते हैं तो कहती है कि साहब आप कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में दिखाना, ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं चलेगी। तो महिला के सिर्फ बोल देने भर से आप FIR लिख लेते हो, FIR उसके पूरे फैमिली के लिए लिख लेते हो, पूरे फैमिली को उसके बाद पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, पुलिस स्टेशन में जाके उनको प्रताड़ित किया जाता है, उससे करप्शन मांगे जाते हैं। चार्जशीट जब तक फाइल करने होंगे तब तक वो करप्शन मांगते रहेंगे आपसे कि चार्जशीट में आपका चार्जेस कम लगाया जाए। जो लोग डर जाते हैं वो पैसे देते हैं, चाहे उनको घर बेच के देना पड़े, चाहे किसी से लेके देना पड़े। तो वहां से स्टार्ट होता है करप्शन का मुद्दा। और ये करप्शन जो है वो सिर्फ लेवल पुलिस तक नहीं टिका हुआ है। आज जो है करप्शन जो है वो न्यायपालिका तक पहुंच गई है। मेरे भाई के केस में आपने सुना होगा कि रीता कौशिक जज जो है वो 5 लाख रुपए मांग रही थी ब्राइब। यशवंत वर्मा के घर से मिलता है करोड़ों रुपए का कैश, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई FIR नहीं हुआ है। तो आप अगर इस दोनों को लिंक करें तो मेरे भाई ने जो चीजें बताई, 5 लाख रुपए वो घूस मांगी, तो उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या डाइंग डिक्लेरेशन नाम का एक चीज होता है, लेकिन जो जुडिशरी है हमारा वो सब कुछ इंटरनल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया यशवंत वर्मा के लिए? दिल्ली से उठा के उनको भेज दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो हमारे केस में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा रीता कौशिक को आज के डेट में तो वो कार्यरत हैं, वही फैमिली कोर्ट की जज हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने सुना कि इंटरनल इंक्वायरी। क्यों इंटरनल इंक्वायरी? क्यों उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है जब इतनी बड़े केसेस में उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं? क्यों उसके एसेट्स की जानकारी नहीं ली जा रही है? क्या हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहा है ठीक से? कुछ नहीं कर रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, अगर वो आ जाए
चेकिंग करने के लिए। ये जजेस लोग जो है अपने एसेट्स डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके पास जो सैलरी आती है उससे ज्यादा एसेट्स मिलता है, तो क्यों इनसे पूछताछ नहीं की जाती है? तो नेक्सस बना हुआ है ये। जब तक हम इंडिया में लोग, जो हमारे देश के लोग हैं, वो जब तक इस चीज को नहीं जानेंगे, जब तक इस चीज के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक। और इस जुडिशरी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या प्लान है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज खुद ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कह रही है कि 3 महीने के अंदर आपको जो है वो बिल पास करने पड़ेंगे। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा। तो आप ये देखो कि प्रेसिडेंट के पावर को ओवरराइड कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि ऐसा हमारे देश में संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने संविधान का एक पावर यूज करके, जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल का यूज करके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल राइट है। तो मेरे भाई के केस में स्पेशल राइट क्यों नहीं यूज किया गया? जब हम लोग हेवियस कॉर्पस में गए थे बच्चे की कस्टडी के लिए, तब तो वहां पे जस्टिस जो है वो कहती हैं कि आपने हेवियस कॉर्पस में डाला है, तो हमने बच्चे को बता दिया कहाँ है। हमने बोला कि मैडम कस्टडी दे दो इसकी, तो वो जज साहिबा कहती हैं कि दादी स्ट्रेंजर है। तो उस टाइम पे तो स्पेशल पावर यूज नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या आपके पास स्पेशल पावर का राइट नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, तो फिर इस केस में कैसे स्पेशल पावर यूज कर लिया गया? और ये चीज आप देखो कितने बड़े लेवल पे है कि जहां पे प्रेसिडेंट को आप ओवररूल कर रहे हो। मतलब कि जुडिशरी जो है, अब हमारे देश में जुडिशरी ही करप्टेड सबसे ज्यादा जो है, वो प्राइमा फेसी जो आप देखोगे यहाँ पे जुडिशरी करप्टेड है। इस पे कौन कैसे बात करेगा ये मुझे नहीं पता, कैसे इस पे सरकार आगे लीड करेगी ये मुझे नहीं पता। विकास जी, ये तो हो गई कमी कहाँ है। अब बात करते हैं कि ये होगा कैसे, फिर राजनीतिक पार्टियां इसमें जुड़ेंगी कैसे? सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले लोग और पार्लियामेंट में बैठे जो लोग हैं, जो इस चीज को देख रहे हैं कि उसमें जजेस को कैसे प्रोटेक्शंस मिल रहे हैं, कैसे पावर मिल रही है, उसको कैसे कर्व करना है। इसके लिए तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर उनको ऐसी चीजें मिल रही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है अपनी मर्जी से लेके आ रही है। ये वो तो ठीक है, पुरुष आयोग की बात कर रहा हूँ कि पुरुष आयोग कैसे बनेगा, अगर बनना है तो फिर उसके बाद उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे हो? सिर्फ देखो, मैं रूलिंग पार्टी जो है हमारे बीजेपी, उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स है महिला। लेकिन मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि महिला जो है वो एक लड़के की माँ भी हो सकती है। मेरी मदर एक विक्टिम है, क्या मदर वो भी एक महिला है? मेरी बहन जो भी है वो भी एक विक्टिम है इस चीज में। तो जो लड़के के साथ हो रहा है उसकी फैमिली में भी जो वोमन है, क्या वो वोमन नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो बहू आती है वही वोमन है? ये मेरा क्वेश्चन है। सरकार जो सिर्फ वोमन की बातें करती है, तो वोमन में हमारी मदर भी आती है। तो मेरी मदर तो कभी जाके बीजेपी को वोट नहीं देने जाएगी अगर इस तरह से चीजें होती रहेगी। अगर बीजेपी लेके आती है, मुझे मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। ये मेरे भाई ने बोला है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीजें चली कि उसको जस्टिस कैसे दिलवाना है। ये चीजें आप ऑनलाइन कीजिए, आप ऑनलाइन हियरिंग कीजिए। लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन हियरिंग तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट जो है इतना बड़ा म्यूजियम बना के बैठा है, लेकिन जो गांव के कोर्ट हैं, जो शहर के कोर्ट हैं, छोटे छोटे शहरों के जो कोर्ट हैं, उसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मोदी जी जो है पूरे वर्ल्ड में ये डंका पीटे हुए हैं कि हमने इंडिया में डिजिटलाइजेशन इतने लेवल पे कर दिया कि इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे यूपीआई से हो रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन खाली ये बैंक के ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए क्यों बनाए गए हैं? इसमें क्यों नहीं बनाया गया? जुडिशरी में क्यों नहीं बनाया गया? जुडिशरी को फंड नहीं है या एलोकेट नहीं किया जा रहा है? ये क्वेश्चन है। तो इस पे सरकारों को आना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मस्ट होनी चाहिए, इसकी फैसिलिटीज मस्ट होनी चाहिए। क्या इस पे सरकार क्यों नहीं बात करती है? ये तो उनके पावर में है। या इस पे भी सुप्रीम कोर्ट अगर रोक लगाती है तो आप मैंडेटरी लॉ बना के कीजिए इसको। तो ये चीजें तो, और पुरुष आयोग क्यों जरूरी है? पुरुष आयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखोगे ट्रेंड, अगर देखोगे मेरे ब्रदर के बाद, अगर आप इस चीज को देखोगे तो एनसीआरबी का डाटा रिलीज नहीं कर रही है गवर्नमेंट। लास्ट ईयर रिलीज नहीं करी। क्यों नहीं रिलीज करी? 2022 तक का डेटा है हमारे पास, उसमें भी सुसाइडल रेशियो जो है करीब करीब 3 गुना है मेन का। तो मतलब रेशियो डाटा जो है वो पब्लिश ही नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? डाटा पब्लिश करो, एनसीआरबी का डाटा पब्लिश करो कि कितने केसेस सुसाइड के हैं। मोदी जी अभी वाराणसी के केस में जाके बोले कि ऐसा जो गैंगरेप हुआ था अभी एक लड़की के साथ, जिसमें 22 लोगों का नाम उसने लिखवाया था, और वो लड़की पता चला कि अब जो है वो फेक केसेस लिखवाई है और 22 लोगों के खिलाफ, और वो घूमती फिरती नजर आई है।
तो मोदी जी इस पे आके अब क्या बोलेंगे? मैंने सुना कि ये राजस्थान में जाके कहते हैं कि महिलाएं गलत कानून वो गलत जो है आरोप नहीं लगाती हैं किसी भी चीज में। मोदी जी के पास जो इतने नंबर ऑफ ट्वीट्स चल रहे हैं उस पे उनको ये चीजें नहीं पता चल रही कि कितने फेक केसेस की वजह से एक मैन जो है वो सुसाइड करता जा रहा है। महिलाएं जो है अपने हस्बैंड को मार रही हैं, काट के, आजकल तो मार के काट के उसके बाद जो है वो ड्रम में भर रही हैं, सांप रख दे रही हैं। और इतने मेन के डाटा होने के बावजूद, इतना सोशल मीडिया हाईलाइट होने के बावजूद अगर आपके पास डेटा नहीं है तो ये तो शर्म से डूबने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट का डाटा है, सुप्रीम कोर्ट कहती है 498A के केसेस 90% केसेस फेक हैं। ठीक है, तो 90% केसेस फेक हैं तो किसके लिए फेक हैं? मेन के लिए फेक है। तो मेन के लिए जब फेक है केसेस तो मेन के लिए क्या उपचार है? कोई उपचार है? वो बंदा क्या कर सकता है? आइदर जेल में होगा, आइदर प्रॉपर्टी बेच के उसको एल्यूमनी दे रहा होगा, तीसरा और क्या कर सकता है? उसके पास सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। तो इतना जरूरी है पुरुष आयोग, और इस चीज के लिए ही हम लोग डिमांड के लिए आज सत्याग्रह जो हुआ है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। मेरा भाई तो चला गया, उसको मैं इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। देश के सबसे बड़े ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर से पुरुष आयोग को लेकर के आवाज बुलंद करते ये लोग, और कहीं ना कहीं साफ 3 मांगे हैं: जुडिशियल करप्शन, इक्वल राइट्स और फिर उसके बाद मेन जो कमीशन है उसकी मांग। तो इन तीनों को लेकर के क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी आगे आपको पहुंचाते रहेंगे। सहयोगी शुभम के साथ ब्रह्मचारी आशीष, इन खबर, दिल्ली।